नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हिस्ट्री की लास्ट क्लास है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास भी है। आज जो भारतीय राष्ट्रीय जो प्रमुख आंदोलन है उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, डेट है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो आज हम सारे सॉल्व करने वाले हैं। गले की दिक्कत है, कोई बात नहीं, हिस्ट्री तो कंप्लीट ही हो गई। और जिसने पूरी प्लेलिस्ट देखी है, जो प्लेलिस्ट देख के जा रहा है, उसको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये गारंटी है। आज जो क्लास है उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आज बंगाल विभाजन से शुरू होकर जो भारत की स्वतंत्रता तक के जितने प्रमुख राष्ट्रवादी आंदोलन है उन सारे से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो हम सॉल्व करेंगे। और ये एग्जाम में 4 क्वेश्चंस देते हैं, 4 क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं हिस्ट्री में। इससे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्पीड में करेंगे, उसका कारण ये है कि बहुत सारी चीजें कवर करनी है, एक ही वीडियो में कवर करनी है, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इस वजह से बंगाल विभाजन कब हुआ था, जल्दी बताइए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1906, 7, 8। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। किसने किया था बंगाल विभाजन? बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन के प्रति स्वरूप, बंगाल विभाजन के कारण कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में किसकी मांग की गई थी? स्वदेशी वस्तुओं की और बहिष्कार को अपनाया गया था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को अपनाया गया था स्वदेशी आंदोलन में, और कहा गया था स्वदेशी चीजें अपनाइए। तो बंगाल विभाजन कब शुरू हुआ? बेसिकली 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? स्वदेशी आंदोलन की। और बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्लियर? चलिए अगला सवाल रिवीजन करना है जितना ज्यादा हो सके। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बताइए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह ने 1906 में हुई थी। और किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह ने और आगा खान ने बेसिकली की थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? वो आगा खान। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने की थी। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खान थे। और कहाँ हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। उस समय वो भारत का ही हिस्सा था। क्लियर? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। और किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह ने। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे आगा खान। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे पहले अध्यक्ष? आगा खान। क्लियर? मुस्लिम लीग 1906 कहाँ हुई थी? ढाका में। पहले अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह। पहले नहीं, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने। पहले अध्यक्ष कौन? पहले अध्यक्ष आगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस अधिवेशन मैंने पढ़ाया है लास्ट वीडियो में। कांग्रेस अधिवेशन मैंने बताया था 1916 7 में क्या हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था। 1907 में क्या हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था। उसमें कांग्रेस किसमें बढ़ गई थी? नरम दल। और कांग्रेस का विभाजन किसमें हो गया था? नरम दल और गरम दल में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। कौन थे अध्यक्ष? रास बिहारी बोस। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत विभाजन। उसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बटी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। और नरम दल और गरम दल एक कब हो गए? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और 1916 के ही लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। क्लियर? चलिए अगला सवाल। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? कब हुआ था खिलाफत? खिलाफत आंदोलन क्या हुआ? कब हुआ था? आप सबको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो तुर्की का जो शासन, तुर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य था उसको ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया। और जब ऑटोमन साम्राज्य खत्म किया तो तुर्की में खलीफा का पद भी खत्म कर दिया। और जो तुर्की के खलीफा का पद था वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा पद माना जाता है। वो मुसलमान उनको एक देवता की तरह देखते हैं, जो तुर्की के खलीफा का पद था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जो तुर्की में जो खलीफा का पद था वो समाप्त कर दिया। तुर्की में जो खलीफा का पद था वो समाप्त कर दिया और ऑटोमन साम्राज्य को भी समाप्त कर दिया गया। और मुसलमानों के लिए क्या था कि ये जो खलीफा का पद था बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत पूजनीय था। तो इसी के विरोध में कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में खलीफा का पद क्यों समाप्त किया गया, इसी के विरोध में 1919 में क्या शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन।
और इस खिलाफत आंदोलन का महात्मा गांधी ने समर्थन किया। महात्मा गांधी ने इसलिए समर्थन किया कि उन्हें ये लगता था कि अगर खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों का हम साथ आएंगे तो इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए खिलाफत आंदोलन का महात्मा गांधी ने समर्थन किया था। तो अगर कभी ये आ जाता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ, तो खिलाफत आंदोलन बेसिकली जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया कि तुर्की में एक ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, वहां के सुल्तान को खलीफा माना जाता था। तो उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, ऑटोमन साम्राज्य भी खत्म कर दिया और खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया। और जब खलीफा का पद समाप्त किया, जो मुसलमानों के लिए बहुत पूजनीय थे, उसके विरोध में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चालू कर दिया 1919 में। खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था, 1919 में। क्यों चालू हुआ था, तुर्की में खलीफा पद को समाप्त करने के कारण हुआ। ठीक है, अगला सवाल है जलियांवाला बाग कब हुआ, जल्दी बताइए जलियांवाला बाग कब हुआ था। जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर था, उसने तो मैदान में लोग इकट्ठे थे बैसाखी वाले दिन, वहां निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, ये आप सबको पता है। जलियांवाला बाग कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। उस समय कौन था, जनरल डायर था। उसने जो भीड़ थी उस पे सार्वजनिक रूप से गोलियां चलवा दी थी और सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो कब हुआ था जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को। चौरा चौरी की घटना कब हुई, चौरा चौरी की घटना कब हुई, आप सबको पता है। चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। और चौरा चौरी कहाँ है, यूपी में, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर की ये घटना थी। और हुआ क्या था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान क्या हुआ कि एक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। उसमें जो 22 पुलिसकर्मी थे वो जल के खाक हो गए, मतलब जल के खत्म हो गए 22 पुलिसकर्मी। उसी को कहा जाता है चौरा चौरी की घटना। और इसी घटना के बाद गांधी जी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि उनका कहना था कि जो असहयोग आंदोलन है वो अहिंसात्मक है और यहाँ हिंसा का उपयोग हुआ है। इसी वजह से इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने, कभी कभी सवाल आता है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो चौरा चौरी की घटना थी। चौरा चौरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में है। यहाँ 29 पुलिसकर्मी को भीड़ ने जला दिया था थाने के अंदर, नहीं 22 पुलिसकर्मियों को भीड़ ने जला दिया था थाने के अंदर। लगभग 22 पुलिसकर्मी थे, तो वो जल के खत्म हो गए थे। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और कब हुई थी चौरा चौरी की घटना, तो 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, कब हुई थी चौरा चौरी, 4 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, आप सबको याद होगा कि मैंने आपको अभी जब कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ाए थे उस समय ही मैंने ये बात की थी कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जल्दी बताइए कब हुई थी, आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। और किसने की थी, चित्तरंजन दास जी, चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना, चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और क्यों की थी, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के वापस लेने के दुखी हुए थे वो। और उनका ये कहना था कि अब हम प्रांतीय विधानसभाओं से ब्रिटिश संसद में चुन के जाएंगे और भारतीयों को राजनीतिक रूप से भागीदारी प्रदान करेंगे संसद में, राज स्वशासन की ओर बढ़ेंगे। इस वजह से 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा 1923। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1923 को, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू द्वारा। किस लिए की गई थी, स्वशासन के लिए, भारतीयों को राजनीतिक रूप से भागीदारी प्रदान करने के लिए। क्लियर हो रही है ना चीजें, देखिएगा एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, सिली मिस्टेक्स ना हो इसलिए ध्यान से देखना है अंत तक। साइमन कमीशन भारत कब आया, जल्दी बताइए, साइमन कमीशन कब भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। भारत आया पूछा है ना, भारत आया, ये याद रखिएगा। भारत कब आया, तो भारत तो आया था 3 फरवरी 1928 को। लेकिन अगर पूछ लेता कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो क्या यही राइट आंसर होता, नहीं। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 8 नवंबर 1927। पता है क्यों चीजें करवाई जा रही हैं एक जगह पे, क्योंकि कंफ्यूजन ना। साइमन कमीशन भारत कब आया पूछा है, भारत कब आया, तो ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। इसने भारत कब आया पूछा ना, तो भारत तो आया 3 फरवरी 1928 को। लेकिन पूछ लेता अगर यहाँ कब आया की जगह कि इसका गठन कब हुआ, तो
तो अगर गठन पूछेगा तो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। क्या था साइमन कमीशन? 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, आप सबको पता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया, साइमन आयोग का गठन किया गया। और यही कमीशन जब भारत आया था तो इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पे अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो ये आपको पता है, उन्होंने साइमन गो बैक के नारे भी लगाए थे। तो यही था। तो इसका गठन कब हुआ? इसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ। ये भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन क्यों आया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। इसमें जॉन साइमन अध्यक्ष था और उसके साथ जॉन साइमन इसमें अध्यक्ष था, जॉन साइमन अध्यक्ष था। और ये 7 सदस्यीय कमीशन था, 7 पर्सन कमीशन था, ठीक है, 7 सदस्यीय आयोग था। तो ये बात आपको याद रखना है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। क्यों आया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम की अध्यक्षता करने के लिए। अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन। कितने सदस्यीय आयोग था? 7 सदस्यीय आयोग। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। और गठन पूछता तो 8 नवंबर 1927। ठीक है। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? जल्दी बताइए। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील का भी कानून कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है इसे काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट। ये काला कानून कभी कभी पूछ लेता है कि काला कानून किसे कहते हैं, तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहते हैं। ये मेनली भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थी, राजनीतिक जो चेतना बढ़ रही थी, उसे दबाने के लिए एक कानून आया कि बिना किसी मुकदमे के भी किसी भी व्यक्ति को कैद किया जा सकता है, बिना किसी, जैसे अभी जैसे नियम है ना कि अगर कोई व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। लेकिन ये कानून कहता था कि किसी भी व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा दायर किए, बिना कोई दलील हुए उसे कैद में रखा जाएगा, बेसिकली बंदी बना के रखा जा सकता है। और इसी वजह से इसे कहा गया बिना अपील और बिना दलील का कानून, इसीलिए इसे काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को। इसे ही काला कानून कहते हैं, इसे ही कहते हैं बिना अपील बिना दलील का कानून, क्योंकि कहा गया कि बिना कोई मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है, ताकि भारत में जो उस समय युवा जागृत हो रहे थे और राजनीतिक विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी, उन्हें क्रूरता से दबाने के लिए किसी भी घर की तलाशी ली जा रही है, किसी भी घर में जाके लोगों को बंदी बनाया जा रहा है, इसी वजह से इसे काला कानून कहा गया। और फिर आगे चल के इसी के विरोध में असहयोग आंदोलन चालू हुआ। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 19 मार्च 1919 को। क्लियर? चलिए, महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? जल्दी बताइए। चंपारण सत्याग्रह या भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी का था भारत में, वो कब था? चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था गांधी जी ने? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था अप्रैल 1917 को। अप्रैल 1917 को चालू किया था। किस लिए? तिनकठिया प्रथा के विरोध में। तिनकठिया प्रथा के विरोध में। तिनकठिया प्रथा क्या होती थी? तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को ब्रिटिश सरकार द्वारा मजबूर किया गया उनके खेत में नील की खेती करने के लिए, कि जो किसान हैं वो 3/20वें हिस्से में, जो किसान हैं वो अपनी खेत के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करेंगे ही करेंगे। और नील की खेती करने पे होता क्या था कि जो प्रॉफिट होता था किसानों को, वो नहीं होता था उतना। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार मजबूर कर रही है, अब आपको मजबूर किया जाए कि आपको अपने खेत में इस चीज का प्रोडक्शन करना ही करना है, लेकिन आपको उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या आप करेंगे? तो बस उसी के विरोध में ये आंदोलन हुआ, उसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया गांधी जी ने, कि क्यों उन्हें मजबूर कर रहे हो किसानों को कि वो अपने 3/20वें हिस्से में खेत के नील की खेती करें ही करें। इसी को तिनकठिया प्रथा भी बोलते हैं। और ये शुरू कब हुआ चंपारण सत्याग्रह? अप्रैल 1917 में। कभी कभी पूछ लेता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी किसके बुलावे पर गए थे? तो एक किसान नेता थे राजेंद्र शुक्ल, एक किसान नेता थे। क्या किसान नेता का नाम था? राजकुमार शुक्ल। क्या किसान नेता का नाम था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। कभी कभी नाम पूछ लेता है कि किस किसान नेता के बुलावे पर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया या चंपारण गए।
तो ऐसे कौन से किसान थे? तो वो थे राजकुमार शुक्ल। तो ये नाम आपको याद रखना है कि राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर ही महात्मा गांधी कहाँ गए थे? चंपारण गए थे। और चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो अप्रैल 1917 को हुआ था। क्यों हुआ था? तिनकठिया प्रथा के विरोध में, यानी कि नील की खेती जबरदस्ती जो ब्रिटिशर्स करवा रहे थे किसानों से, उसके विरोध। ठीक है, चलिए छोटी छोटी चीजें इसलिए जल्दी जल्दी कवर कराई जा रही है कि रिवीजन हो सके आपका जल्दी जल्दी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। रूलेट एक्ट पारित हुआ। इसके विरोध में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को इसके विरोध में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू किया। क्यों? क्योंकि अब उनका ये कहना था कि अब हम ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग नहीं करेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा असहयोग आंदोलन। इसीलिए इसको कहा जाता है असहयोग आंदोलन कि अब हम ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। राइट आंसर हो जाएगा 1920 कि अब हम ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग नहीं करेंगे। जलियांवाला बाग हुआ 1919 में 13 अप्रैल 1919 को। रूल एक्ट आया 19 मार्च 1919 को। उसी के सबके विरोध में असहयोग आंदोलन चालू हुआ 1 अगस्त 1920 को कि अब हम सहयोग आपसे नहीं करेंगे। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? आप सबको पता है 8 अप्रैल का दिन। 8 अप्रैल 1829 का दिन आप सब जानते हैं, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को क्या किया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने? क्या किया? असेंबली में बम फेंका। असेंबली में बम फेंका था। इसी को कहा जाता है लाहौर षड्यंत्र केस। तो कभी कभी पूछ लेता है कि लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? तो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ। इसे अंग्रेजों द्वारा इसका नाम दिया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया था। अंग्रेजों ने जो केस फाइल किया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ, उसको जो नाम दिया था अंग्रेजों ने, वो दिया था लाहौर षड्यंत्र केस। आप सबको याद होगा कि वहां असेंबली हॉल में इन्होंने बम फेंका था, लेकिन किसी की हानि नहीं की थी, किसी भी व्यक्ति की जान नहीं ली गई थी। बस उन्होंने पर्चे फेंके थे अपनी स्वतंत्रता के लिए कि भारत को आजाद करो, ये पर्चे थे। तो इस वजह से लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ। तो कभी ये सवाल आता है कि ये किस चीज से रिलेट है लाहौर षड्यंत्र केस? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था? असेंबली हॉल में पर्चे फेंके। बटुकेश्वर इन्होंने क्या किया था? असेंबली हॉल में पर्चे फेंके थे, उसी चीज से रिलेट करता है। तो कब हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस? 8 अप्रैल 1929 को हुआ। किस चीज से संबंधित है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के असेंबली हॉल में बम फेंकने से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? चलिए बताइए। अब सबको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसमें क्या हुआ था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करी थी। कहाँ की यात्रा की थी? साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करी थी, इसीलिए इसको कहा जाता है दांडी मार्च। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो ये अंग्रेजों ने एक नमक कानून लाया था, नमक के ऊपर कर लगा रहे थे। वो नमक कितनी बेसिक चीज है, आप इस बेसिक चीज के ऊपर भी कर लगाओगे तो जो जनता है वो विद्रोह तो करेगी ही। तो वही है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से, और ये कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है। कभी कभी लोग कहते हैं, कहीं कहीं बुक्स में पाया जाता है कि 12 मार्च में, किसी बुक्स में कहा जाता है कि 12 मार्च से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया, 6 अप्रैल तक किया, और जब उन्होंने नमक कानून बनाया, वहां पे मतलब नमक कानून तोड़ा, तो वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अलग अलग बुक्स कई अलग अलग चीजें बोलती हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है कि 12 मार्च से शुरू हो गया, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि जब यहाँ से दांडी या मार्च खत्म हुआ, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया। तो बेसिकली ये चीज है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930। ठीक है। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों था? नमक कानून के विरोध में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? बताइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 कब लौटे थे? जल्दी बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। बताइए कब लौटे थे? कब लौटे थे गांधी जी? नहीं बता रही हूँ, आप बताएंगे ये आंसर।
कब लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को। इसी वजह से 9 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है बताइए? गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? ये आपका होमवर्क है। आप मुझे बताएंगे कि 9 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को लौटे। अब आपका ये सवाल है कि 9 जनवरी को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप बताएंगे। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 28 अगस्त। बताइए कब हुई थी नेहरू रिपोर्ट? 28 अगस्त कब? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई। 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की थी किसने? मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट किसकी थी? मोतीलाल नेहरू की, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट की मांग की गई भारत के लिए, और भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था इस रिपोर्ट में। तो बेसिकली यह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट किसकी थी? तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की थी, जो 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी। उस रिपोर्ट में क्या था? भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट की मांग और संविधान का मसौदा भी तैयार किया गया था, और संविधान का मसौदा भी इसी में तैयार हुआ था, और भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग भी हुई थी। तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 28 अगस्त 1928 को। नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट में मांग क्या की गई? एक डोमिनियन स्टेट की, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, और क्या मांग हुई थी? संविधान का एक मसौदा तैयार हुआ, संविधान का मसौदा तैयार हुआ। ठीक है, क्लियर? चलिए, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू से संबंधित है, 1928 में आई थी। इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी और एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। याद रखिएगा, ये सवाल बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। मैं बता चुकी हूँ कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की थी। तो बिना समय व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? जल्दी बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आप सबको पता है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1931 को हुआ था, और इसमें क्या हुआ था? इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अब स्थगित कर दिया जाएगा, और कहा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने आंदोलनकारी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें अब रिहा कर दिया जाएगा। समझौते में ये चीजें थी। तो गांधी इरविन पैक्ट इसी को बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता इसी को कहते हैं। तो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और कभी पूछ ली कि इसमें क्या चीजें आई, तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की बात हुई थी, और कहा गया था कि उस आंदोलन के दौरान, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ? जब हम विद्रोह पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। फिलहाल ये केरल जान लीजिए, मोपला विद्रोह केरल में हुआ। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 1930 हम समझ बात कर चुके हैं। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जल्दी बताइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ। और गोलमेज सम्मेलन में क्या होता था? गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ जाता था, जिसमें भारत से कुछ प्रतिनिधि भाग लेते थे, राजनीतिक रूप से जो प्रतिनिधित्व करते थे। और उन सम्मेलनों में जो भारत की राजनीतिक जो चर्चा होती थी कि राजनीति को भारत की कहाँ लेके जाना है, किस चीजों पे कानून बनाने हैं, भारत के जो राजनीतिक विचार विमर्श हुआ करते थे इन गोलमेज सम्मेलनों में। तो अगर कभी आता है कि गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ करता था, तो भारत से प्रतिनिधि जाते थे, वहां ब्रिटिश लोग पहले से मौजूद होते थे, वहां डिस्कशन होता था भारत की राजनीतिक परिचर्चाओं के ऊपर। एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? ये आप मुझे क्वेश्चन है, तो ये मुझे आप आंसर करिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में
भाग लेने वाले जो भारतीय थे वो कौन थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भारतीय कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो कौन थे? ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन क्या क्यों होता था? यहाँ की भारत की जो राजनीतिक परिदृश्य है उन पे चर्चा करने के लिए यहाँ से कुछ लोग जाते थे, वहां डिस्कशन होता था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए कि भारत में क्या संवैधानिक सुधार किए जाएं, भारत के राजनीतिक परिदृश्य को कैसे बदला जाए। ठीक है, तो कब हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। कहाँ होता था गोलमेज सम्मेलन? लंदन। तो याद रखिएगा। पहला और होमवर्क ये है कि तीनों में किसने भाग लिया था, कौन से भारतीय थे जिन्होंने तीनों में भाग लिया था। गांधी हिल पैक्ट कर चुके हैं 5 मार्च 1931, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को, गांधी जी जब जेल में थे 1932 को। पूना पैक्ट हुआ था किन के बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। तो अगर कभी आए कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। किन के बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इस पैक्ट में ये बात आई कि जो भारतीय प्रांतीय विधानसभाएं हैं, जो विधानसभाएं हैं जो प्रांतों की, वहां पे जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ सीटों को आरक्षित किया जाए। जो दलितों के लिए जो सीटों का आरक्षण की बात आई पूना पैक्ट में, दलितों के लिए जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उसमें कुछ सीटों को आरक्षित किया जाए। तो इसलिए आरक्षित सीटों को बढ़ाकर संख्या बढ़ा दी गई। तो अगर कभी आता है कि पूना पैक्ट कब हुआ, तो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को हुआ पूना पैक्ट। इस समय गांधी जी जेल में थे। किन के बीच हुआ? बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। क्या बात आई पूना पैक्ट में? पूना पैक्ट में दलितों के लिए, पूना पैक्ट में स्पेसिफिकली दलितों के लिए सीटों के आरक्षण की बात आई कि दलितों के लिए जो रिजर्व सीटें हैं प्रांतीय विधानसभाओं में वो बढ़ा दी जाए, तो सीटें आरक्षित की जाए। तो ये उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, पूना पैक्ट क्लियर हुआ। अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। इसमें बेसिकली क्या बात आई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान, तो अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव लाया। अगस्त प्रस्ताव लाके उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तो भारतीय हमारी सहायता करें। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम भारत को एक डोमिनियन स्टेट बना देंगे और भारत को अपनी संविधान सभा दे देंगे। तो जो अगस्त प्रस्ताव लाया वो किसने लाया? ब्रिटिशर्स ने लाया। कि जो द्वितीय विश्व युद्ध 1947 में चालू हो गया था, तो कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप भारतीय ब्रिटिशर्स का साथ दें, जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तो हम भारत को एक डोमिनेंट स्टेट बना देंगे और भारत के लिए एक संविधान का निर्माण, मतलब एक संविधान सभा दे देंगे भारत को। तो मेनली उसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। चूंकि ये अगस्त में आया था इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और क्यों आया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए, कि द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें भारतीयों को समर्थन मिले। तो मेनली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, विश्व युद्ध था, उसमें भारतीयों का सपोर्ट पाने के लिए, विश्व युद्ध में भारतीयों को समर्थन पाने के लिए। ठीक है, क्लियर? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का क्या समर्थन पाने के लिए था कि आप हमारा सपोर्ट करिए, फिर हम आपको डोमिनेंट स्टेट बना देंगे और आपकी एक संविधान सभा दे देंगे। क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? जल्दी बताइए। क्रिप्स मिशन आया था 22 मार्च 1942 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्टेफोर्ड क्रिप्स ने की थी। कब आया था क्रिप्स मिशन? 22 मार्च 1942 को। और अध्यक्ष कौन था? स्टेफोर्ड। कौन था अध्यक्ष? स्टेफोर्ड क्रिप्स। याद रखिए, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 22 मार्च 1942 को, जिसकी अध्यक्षता की थी स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। और क्यों आया था? ये भी इसीलिए ही आया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। जब अगस्त प्रस्ताव जो पहले आया वो फेल हो गया, अब ब्रिटिशर्स क्या करें, भारतीय मानने को तैयार नहीं थे, तो फिर क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 में आया जब अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया। उस बार जब आया स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, तो उसने भी यही कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों का साथ दें, जैसे ही
युद्ध खत्म होगा उसके बाद जो भारत है उसको क्या बनाया जाएगा, एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा और संविधान सभा का उसके लिए एक अलग से गठन कर दिया जाएगा। क्योंकि वहां जब अगस्त प्रस्ताव आया वो फेल हुआ, तो उसके बाद फिर किप्स मिशन आया 22 मार्च 1942 को। किसकी अध्यक्षता में आया था, स्ट्रैफोर्ड किप्स की अध्यक्षता में आया था। राइट आंसर हो जाएगा 1942। क्लियर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, जल्दी बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। एक डेट है 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर टैंक बंबई, ठीक है। 8 से 9 अगस्त ये 2 डेट हैं। 8 से 9 अगस्त के बीच कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। कहाँ हुआ था, ग्वालियर टैंक बंबई। ग्वालियर टैंक बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ, 8 अगस्त 1942 में। यहाँ गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। यही गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था। इसी आंदोलन के अगले ही दिन बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जो भारत की आम जनता है उसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो 8 से 9 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें ब्रिटिश शासन को जड़ से समाप्त करने की बात आई थी, या ब्रिटिश शासन को जड़ से समाप्त करना। कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें 3 व्यक्ति थे। इसमें 3 व्यक्ति थे, कौन कौन से, पैथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन आया भी किसकी अध्यक्षता में था, पैथिक लॉरेंस की ही अध्यक्षता में आया था। और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कौन कौन, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा क्या नाम है, एबी अलेक्जेंडर। 3 लोग आए थे इस कैबिनेट मिशन। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में आया, तो कैबिनेट मिशन आया था पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। और इनका क्या उद्देश्य था, भारत को एक संविधान सभा देना और भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या था, ये इसलिए आए थे कि अब हम भारत को एक क्या देंगे, संविधान सभा दे देंगे। भारत को क्या देंगे, संविधान सभा, और अब भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाएगा कि अब भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो कभी अगर कैबिनेट मिशन आता है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया, तो 24 मार्च 1946 को आया। कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, एक वीडियो में सारे राष्ट्रीय आंदोलन है वो सारे कवर है। बस आपको क्या करना है, देखना है और पढ़ लेना है और जाके एग्जाम में सॉल्व कराना है, बस यही है। और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको चीजें अवेलेबल नहीं है उन तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी ये देख लें तो उन्हें हेल्प हो जाए एग्जाम में। कैबिनेट मिशन कब भारत आया, 24 मार्च 1946 को। किसकी अध्यक्षता में आया था, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, कौन कौन, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। क्यों आया था कैबिनेट मिशन, भारत को एक संविधान सभा देना इसका उद्देश्य था और भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, आप सबको पता है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। क्यों, क्योंकि इनका ये मानना था, ये इन्होंने सांप्रदायिक दंगे करवाए थे क्योंकि ये पाकिस्तान की मांग पे अड़े हुए थे। इनका मेन उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना, पाकिस्तान नए राष्ट्र के रूप में गठित हो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार के ऊपर अगर दबाव डालना है तो क्या किया जाए, इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। इस दिन बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। और ये करवाया किसने था, किसने मनाया था ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मुस्लिम लीग ने। तब 16 अगस्त 1946 को भारत विभाजन की मांग को लेके बेसिकली ये था, भारत विभाजन की मांग को लेके था। तो कब है, 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, मुस्लिम लीग ने मनाया। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली भारत का विभाजन की मांग कर रहे थे, तो उसके लिए दबाव बनाने के लिए। उसमें खूब सांप्रदायिक दंगे भी हुए।
अंतरिम सरकार कब बनी थी? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 तक, और ये तब तक थी जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया। ये कब तक थी? ये तब तक अस्तित्व में रही थी जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया। अंतिम सरकार के बारे में तो आपने पढ़ा है ना कि उसमें रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह जी थे। अलग अलग मंत्रालय के हम लोग पढ़ते हैं कि जब अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी तो उस समय गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्रालय का कार्य हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को था। रक्षा मंत्रालय का कार्य बलदेव सिंह जी के पास था। तो वो अंतरिम सरकार, तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और ये कब तक अस्तित्व में थी? जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया तब तक ये अंतरिम सरकार अस्तित्व में रही। ठीक है, कब हुआ था गठन? 2 सितंबर 1946 को हुआ। शिमला समझौता कब हुआ था? एक इसे वेबल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसे वेबल प्लान के नाम से भी जाना जाता है शिमला समझौता को। 1945 इसे ही कहते हैं वेबल प्लान। वेबल प्लान इसी में ये हुआ था कि भारत में जो अंतरिम सरकार है उसको बनाने की योजना थी। इसमें स्पेसिफिकली जो अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 में बनी ना, अंतरिम सरकार को बनाने की योजना थी इसमें। अंतरिम सरकार कब बनी? 2 सितंबर 1946 में बनी थी, है ना। उसके लिए जो प्लान आया था बेसिकली ये अंतरिम सरकार बनाना है, उसके लिए जो प्लान था वो विविध प्लान था। इसी को कहा जाता है शिमला समझौता। एक शिमला समझौता और हुआ था ना आजादी के बाद, याद हो आपको तो, इंदिरा गांधी थी उस समय, वो शिमला समझौता दूसरा था। ये शिमला समझौता विविध प्लान से संबंधित है, 1945 में हुआ था। और किस चीज से संबंधित था? भारत में अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित था। तो याद रखिएगा, विविध प्लान पूछ लेता है। ठीक है, भूमिहीन आंदोलन नहीं भाई, भूदान आंदोलन। ये भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आप सबको पता है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। किसने की थी भूदान आंदोलन की शुरुआत? विनोबा भावे ने की थी। कब की थी? 1951 में। कहां से की थी? तेलंगाना से। ये बात याद रखना है। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी 1951 में। क्लियर? भूदान आंदोलन किससे संबंधित था? बेसिकली जो भूमिहीन लोग हैं उन जमींदारों से ये मांग की गई कि जो भूमिहीन लोग हैं आप अपनी भूमि उनके लिए दान कर दीजिए ताकि उनके पास भी खाने के लिए कुछ चीजें हो जाए। तो वो दान मतलब भूमि को एक दान के रूप में लिया जाने लगा, उसी को कहते हैं भूदान आंदोलन। शुरुआत विनोबा भावे ने की थी 1951 में। पाकिस्तान की मांग कब की? जल्दी बताइए, पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? पाकिस्तान की मांग बेसिकली मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में मांग की गई थी पाकिस्तान की। और वो अधिवेशन कब हुआ था? वो अधिवेशन हुआ था 24 मार्च 1940 को। कब हुआ था? 24 मार्च 1940। पाकिस्तान की मांग कब उठाई गई? अगर ये सवाल आता है तो पाकिस्तान की मांग कब हुई? पाकिस्तान की मांग हुई थी 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन। पाकिस्तान की मांग कब उठाई गई? आपके सामने ऑप्शन है, जैसे 30 है, 35 है, 40 है, 42 है। राइट आंसर आप क्या लगा के आएंगे? अभी हमने पढ़ा 24 मार्च 1940 को हुई थी। कब? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1940, 1940 के लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मांग की गई। किसकी? पाकिस्तान की। ठीक है, चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये आप मुझे बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब लागू हुआ? लागू हुआ पूछा है, याद रखिएगा, ये आपका होमवर्क है। भारत स्वतंत्र हो गया, भारत का संविधान भी लागू हो गया, खत्म, मॉडर्न इंडिया खत्म। इस प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं, कुछ वीडियो तो मैंने एक दिन में 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं कि ठीक है अपलोड कर देते हैं, आप क्रम वाइज देखेंगे तो उनकी जाके। तो मैंने एक दिन में 5 वीडियो अपलोड किए। कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट जाना है, यूट्यूब में प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट खोलना है, उसमें हिस्ट्री दिया है, नीचे पॉलिटी दिया है। अब आज से ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट हो जाएगी। अगर हिस्ट्री देखना है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में क्लिक करना है, पहली वीडियो से लेके जो लास्ट वीडियो उनको लगानी है और देख लेनी है। हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना बनेगा।
पॉलिटी की प्लेलिस्ट उठानी है, पॉलिटी की पहली वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक देख लेनी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। लोग कमेंट कर रहे हैं, आप जाके देख लीजिए इंस्टा पे की क्वेश्चंस आ रहे हैं दीदी, सारी चीजों से रिलेटेड आ रहे हैं, बहुत हेल्पफुल है। लोग मैसेज कर रहे हैं कि अब इस सब्जेक्ट का भी डाल दीजिए तो हेल्प हो जाएगी, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। बस जाना है और देख लेना है एक बार, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। अब ज्योग्राफी के बाद फिर नया कोई टॉपिक देखेंगे, लेकिन तभी जब आप वीडियोस देखेंगे प्रॉपर और उसमें प्रॉपर कमेंट करेंगे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पे हिस्ट्री खत्म करते हैं, अब मिलते हैं आपसे ज्योग्राफी वाले सेशन में। जय हिंद, जय।